स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आज के इस सेशन में हम आधुनिक इतिहास के उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार के। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी और आपका ये रिवीजन का सेशन होने वाला है। इससे पहले ये सारे क्वेश्चन हम एक बार कवर कर चुके हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको जो भी कोई अपडेट हो वो मिल जाए। इसके अलावा जो है अन्य क्लासेस भी हमारी चैनल पर जो है वो चलाई जा रही हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं और आप डेली क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम समय को बर्बाद न करते हुए अपनी सेशन को शुरू करेंगे और हम जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी का रिविज़न फटाफट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को जो है विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। अब देखिए ये कहानी क्या है कि जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है वो पटना गए हुए थे या चंपारण गए हुए थे बिहार में, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक अंग्रेज अधिकारी था मिंटो और उसका एक रसोइया था, उसका नाम था बटक मियाँ। बटक मियाँ को क्या हुआ था कि थोड़ा पैसे के लालच में वो मिंटो ने कहा था, मैं मिंटो कह रहा हूँ, इरविन नाम था उसका, इरविन नाम था, याद रखिएगा इरविन नाम था। अब ये लॉर्ड इरविन नहीं है जो हमारा वायसराय था भारत का, वो नहीं है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था उस समय चंपारण का। तो इसीलिए इसने क्या कहा था कि अपने रसोइये से जो बटक मियाँ थे उनसे बोला था कि जो दूध में जो जहर है खाने में, इसमें तुम मिला देना और गांधी जी को दे देना ताकि गांधी जी मर जाएं और उसके बाद ना कोई सत्याग्रह होता और ना ही इतना बवाल मचता। तो जो बटक मियाँ पहले तो मान गए थे, लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा जो है वो बदल गई और उन्होंने इसके बारे में जो है वो गांधी जी को बता दिया था। इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के समय जो नील बागान के प्रबंधक थे इरविन, गांधी जी को रात्रि भोज पर इन्होंने आमंत्रित किया और इरविन ने अपने रसोइये बतख मियाँ से बोला था कि गांधी जी को जहरीला दूध परोस देने के लिए कहा था। अब बतख मियाँ ने क्या कहा कि अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बता दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के जो है वो गवाह थे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो TRE 2 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपका 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है उसी से मिलता जुलता है, देखिए 68वीं BPSC में भी पूछा गया और 69वीं BPSC में भी पूछा गया। तो ये एक प्रकार से आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही कहानी बता दी, मैंने वो कह दिया था, मिंटो कह दिए थे, मिंटो नहीं थे, इरविन थे, याद रखना है इरविन थे। कौन थे? तो नील बागान प्रबंधक थे या अंग्रेज अधिकारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था? जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था दोस्तों, यहाँ पर जो है वो जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने सबसे पहले जो है वो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था और ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 69वीं BPSC 2023 में पूछा गया है, आपसे आगे भी पूछ सकता है। देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल तीन दिनों तक भूख हड़ताल की थी, ये भी याद रखिएगा, को हथियार के रूप में जो है वो प्रयोग किया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में आंदोलन में गांधी जी ने जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो देखिए जो राजकोट सत्याग्रह था उसमें भी गांधी जी थे, खेड़ा सत्याग्रह में भी थे और असहयोग आंदोलन में भी थे, लेकिन जो वाइकोम सत्याग्रह था इसमें जो है वो गांधी जी नहीं थे। इसमें क्या थे? तो वो अंबेडकर जी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसे हम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा, विकल्प सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए वाइकोम के लिए मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो स्वयं गांधी जी ने ही किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के दौरान महात्मा गांधी के करीबी जो अंग्रेज मित्र थे वो कौन थे? आपको बताना है कि जो स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन भी बोल सकते हैं, उस समय गांधी जी के जो अंग्रेजी मित्र थे कौन से? तो जो चार्ल्स एंड्रूज थे, आपने सुना होगा, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज जो थे ये इनके जो थे वो घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए
चार्ल्स एंड्रूज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीनबंधु भी कहते हैं, दीनबंधु सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में भी गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। तो गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनका निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु के नाम से सम्मानित किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो चार्ल्स एंड्रूज थे, इनको क्या है कि दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है कि 1917-18 अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो मिल आंदोलन था, एक औद्योगिक आंदोलन से जोड़ा जा सकता है इसको। तो इसमें जो थे, जो जितने लोग वहाँ लेबर काम करते थे, औद्योगिक कर्मी, उन्होंने ही हिस्सा लिया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए, चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है प्लेग बोनस को लेकर थोड़ा विवाद था। उसी के लिए जो है गांधी जी वहाँ गए थे और इसके बाद जो है आंदोलन के बाद जो है वो 35% बोनस का जो है ऐलान हुआ था और इसीलिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी, चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, तो ये तो हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के जो गुरु कौन थे, तो वो कौन थे? इनमें से देखिए आपको कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या है आपका ई विकल्प जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको डेली क्लास की जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है वो 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो जो हरिजन संघ की स्थापना थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका इससे बन जाएगा, तो आपको बताना है 1932 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, चलिए, जो हमारा ये सवाल है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। अगर हम देखिए बात करें तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा जो है वो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का क्या नाम था? तो अब अस्पृश्यता निवारण संघ था। 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया सवाल है, आपको बताना है कि ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो देखिए, ये जो है ये महात्मा गांधी के लिए है। अब ऐसा कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? नहीं पता है तो याद रखिए 1914 से 1918 तक को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अब उस दौरान महात्मा गांधी क्या कर रहे थे कि लोगों को प्रेरित कर रहे थे और सेना में भर्ती कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ सेना में जाके और अंग्रेज़ों के साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। अब ऐसा गांधी क्यों कर रहे थे? क्योंकि गांधी जी को यह उम्मीद थी कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों को जो है वो स्वशासन का अधिकार दे देगी। अब देखिए, शुरुआत में क्या था कि जितने भी भारतीय थे, चाहे वो कांग्रेस हो, और कुछ नेता ऐसे थे जो स्वशासन की डिमांड कर रहे थे। स्वशासन का मतलब क्या होता है कि हेड और सुप्रीम तो अंग्रेज ही होंगे, लेकिन कुछ मामलों पर, जैसे स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है कुछ मामलों में जो है वो अंग्रेज़ों का कानून चलेगा और बाकी सभी मामलों पर जो है वो भारतीयों का कानून चलेगा और भारतीय जो है वो शासन करेंगे। तो पहले जो है शुरुआती में जो हमारी क्रांतिकारी आंदोलन थी, इसमें जो है यही सब की मांग थी। बाद में क्या हुआ कि हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसमें जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि सर्वोदय शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य सभी के अंदर जो है स्वाधीनता और समानता की भावना को विकसित करना था। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। तो देखिए, चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और जेबी कृपलानी भी थे। लेकिन जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े थे। इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, CF एंड्रोज, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये जो है वो थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है वो नहीं थे। हमारा अगला सवाल है जो हमारी 67वीं BPSC में पूछा गया सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था उससे संबंधित कौन नहीं थे? तो अब मैंने आपको सभी को बताया कि जेबी कृपलानी जो थे वो थे और राजकुमार शुक्ल भी थे, वो भी मौजूद थे। राजेंद्र प्रसाद भी उसमें शामिल थे, लेकिन जो राम मनोहर लोहिया थे वो शामिल नहीं थे। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो किसान आंदोलन से है। आपको बताना है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो है वो उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। ये हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य जो था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1936 में। किसके नेतृत्व में? तो कार्यानंद शर्मा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बरहिया ताल विरोध जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। ठीक है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। अब 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि दक्कन के दंगे कब हुए थे? तो 1875 में हुए थे। और इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा जो ब्याज दर जो है लगातार बढ़ाई जा रही थी, इसीलिए जो है वो किसानों ने क्या हुआ था कि थोड़ा विरोध कर दिया था और जो है ये व्यापक आंदोलन हो गया था, दंगे हो गए थे। हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों का ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। लेकिन जो मेन उद्देश्य था, मतलब मेन रीज़न था, वो था ऊंची ब्याज दर। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है, और देखिए इसमें अगर वैसे तो देखा जाए तो इसमें तो सब कई सारे, जैसे ऊंची ब्याज दर हो गया, भू राजस्व दर हो गया, और ये दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन जो आयोग ने माना है वो बी को ही माना है, इसीलिए हम भी बी के साथ ही जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि आयोग ने जो है वो बी को उत्तर सही माना है। देखिए, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो एका आंदोलन चलाया गया था। तो एका आंदोलन जो है वो अवध क्षेत्र में चलाया गया था। अवध अब किस में आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। इसीलिए जो है हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1921-22 में पूछ सकता है आपसे। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था और अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मदारी पासी थे। ये भी याद रखना, मदारी पासी जो थे वो प्रमुख नेता थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बाइकाट एक स्वरूप था। तो किसानों द्वारा जो है वो प्रतापगढ़ जिले में जो ये है आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम नाई धोबी बंद भी कहते हैं। तो ये हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में जो है किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किया गया था एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंझुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा आया। जब इसकी जो है बागडोर किसने संभाली? तो बाबा रामचंद्र ने संभाली। अब देखिए, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर का भी काम कर चुके थे। पहले हमारे देश के कुछ लोगों को ले जाया जाता था काम के दौरान और वहाँ पे जो है वो बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था अफ्रीका देशों में तो और यूरोप के देशों में। तो ये फिजी में जो है वो उन्हें क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। याद रखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र जो है वो गिरमिटिया मजदूर भी रह चुके थे। अब इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र का मूल नाम क्या था? श्रीधर बलवंत
जोधपुरकर, ठीक है। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कुछ स्रोतों के अनुसार इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ से आप सारी ये डिटेल भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करते आगे बढ़िएगा। जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेप आगे सवाल से और एक स्टेप पीछे भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। देखिए, इन्होंने 1920 में अवध किसान सभा का भी गठन किया था, ठीक है। 1920 में इन्हीं के प्रयासों से जो है वो अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो जो हमारा तवान था, इस ये जो है क्षतिपूर्ति एक कर था। अगर नील की खेती से मुक्ति चाहिए तो आपको तवान देना पड़ता था। अगर हम बात करें तो किसानों को अपनी ज़मीन से कम 3/20 भाग पर जो है वो नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी और उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे क्या कहते थे? तिनकठिया पद्धति कहते थे। यदि नील की खेती करने से वो छूट चाहते थे तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तवान कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका चंपारण सत्याग्रह से और नील से रिलेटेड है, ठीक है। और नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो एक प्रकार से हमारा जो है वो चंपारण में ही हुआ था, तो इससे जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का जो है वो नगद में परिवर्तन, लगान का जो है वो नगद में परिवर्तन, ये जो मेन उद्देश्य था ये था। अगर हम बात करें तो मैंने आप सभी को बताया कि एका आंदोलन क्या है, 1921-22 में हुआ था, थोड़ी देर पहले। मदारी पासी जो थे इसके नेता थे, और इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि कहाँ थी? मुख्य रूप से हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच थी। किसानों की मुख्य शिकायतें थी लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी। अब उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जमींदारों के जो गुर्गे ठेकेदार थे किसानों को प्रताड़ित करते थे। अब एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो फसल नहीं देंगे और नगद का जो है वो रूपांतरण कर दीजिए, क्योंकि फसल से ज़्यादा लगान देना पड़ता था, इसीलिए। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद जो है वो किससे संबंधित है। तो स्वामी सहजानंद आप सभी को पता होगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। अगर ये सब आपको याद होगा तो आप सभी को थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं कि बिहार के जो किसान आंदोलन से वहाँ से जो है ये संबंधित थे, और इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा सवाल है वो 42वीं बीपीएससी 1997-98 में पूछा गया है। देखिए, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को जमीन पर जो है मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण ही इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, किसान प्राण किसको कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो किसने किया था? आपका जो है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। तो ये आपका बहुत ही फेवरेट सवाल है बीपीएससी का, आपसे पूछता है बार बार, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में जो है वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा। इसीलिए इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई और सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से या बिहार प्रांतीय किसान सभा से कौन जुड़ा था? मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया, स्वामी सहजानंद इन्होंने स्थापना किया था। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा और पंचानंद शर्मा ये सारे जुड़े हुए थे। इसीलिए जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो मैं आप सभी को पहले ही एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये जो है बिहार में किसान आंदोलन से जो है वो संबंधित है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा।
चलिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि स्वामी सहजानंद ने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था। तो आप सभी को बताना है कि उसका नाम क्या था। तो उस पत्रिका का जो नाम था वो हुंकार था। कौन सी पत्रिका था? हुंकार था। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो बी विकल्प होगा। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। इन्होंने जो है हुंकार नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक जो है वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट करके आप अपने जो है सुझाव जो है वो हमें दे सकते हैं। और आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि इनमें से बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे। तो बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे आपको बताना है कि तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है किसान आंदोलन से जुड़े थे। बाकी CR दास, मोतीलाल नेहरू ये जो है वो कांग्रेस के नेता थे और उसमें जो है आंदोलन करते थे। और भगत सिंह जो है वो क्रांतिकारी नेता थे। ये किसान आंदोलन से नहीं जुड़े थे। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में ये अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे तो आपने बता देना है कि 299 मेंबर थे। ठीक है। संविधान लागू होने के बाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बने थे तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। हमारा अगला सवाल है जो 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत जो किसान नेता थे वो किससे संबंधित थे। तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। किससे? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए किसान नेता मोतीलाल तेजावत जो है मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी तथा 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए किसान क्या करें किसने लिखी थी। तो किसान क्या करें ये जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। इसीलिए याद रखिएगा हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो किसान क्या करें नामक पुस्तक जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। हमारा अगला सवाल है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बर्खास्त आंदोलन जो है वो जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि बर्खास्त आंदोलन बिहार में कब हुआ था। तो 1937-38 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन को दिमाग में मत रखिएगा, पूरा क्वेश्चन ही दिमाग में रखिएगा। आपसे ईयर भी पूछ सकता है और आपसे नाम भी पूछ सकता है। अब ये जो है हमारा थोड़ा ताज़ा क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं बाकायदा जो है मैं प्रूफ के साथ आप सभी को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है और एग्जैक्ट जो है वो क्या चीज़ें पढ़नी है आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग होते हैं कि इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं, ये भी मिल गया वो भी मिल गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए कम पढ़िए लेकिन उसको ठीक से पढ़िए और उसका रिवीजन करते रहिए। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं लेकिन रिवाइज़ कोई नहीं करता है, उसका अभ्यास नहीं करता, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। और जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस ही है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे और आप केवल जो है पढ़ते ही रहेंगे तो क्या है कि सब आप भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और जो भी आपने पढ़ा है उसका अभ्यास करते रहिए। देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो सवाल है वो है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद ने ही की थी और इन्हीं की अगुवाई में जो है ये किसान सभा का गठन भी किया गया था। अगर हम बात करें तो 1936 में ये जो है इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है पिछले टीआरई एग्जामों में, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के
अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के लिए विद्वान जो है वो एनजी रंगा जो है वो महासचिव बनाए गए थे। फैजपुर सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनजी रंगा ने की थी। हमारा अगला जो सवाल है वो बिहार पीसीएस, देखिए मैं पीसीएस लेवल का आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 2016 में पूछा गया है। अब आपसे मैंने अभी कहा कि याद रखिएगा कब कब गठन हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा जब आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि 1936 में जो है इसका गठन हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। एनजी रंगा जो है इसके सचिव बनाए गए थे और स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए 2 बार पूछा गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ और उसका अध्यक्ष क्या हुआ? ये 2 नंबर तो आपके बिहार पीसीएस 2016 में ही पूछे गए 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। हमारा अगला जो सवाल है वह है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया कि लखनऊ में जो है 1936 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? देखिए कांग्रेसी नेता की बात हो रही है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है वो 1936 में है वो भारतीय किसान सभा के जो हमारी बैठक हो रही थी या जिसका क्या कहते हैं उसको सेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। अब ये सवाल आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है, सीधे सीधे नहीं छपेगा, तो ऐसा मत कहिएगा कि नहीं आया। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो संबोधित भी किया था इसको, और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को जो है वो महासचिव बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है वो गठन कब किया था? अब इसमें थोड़ा सा विवाद है। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु ठीक से पहले किसी जगह पे माना गया है, और क्योंकि 1936 में जो गठन हुआ था इसका 1936 में हुआ था, तो कभी कभी माना जाता है कि 1930 के दशक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आयोग ने क्या माना है। तो आयोग ने जो है वो उनकी मृत्यु से ठीक पहले माना है। अब देखिए कहाँ तक ये सही है। देखिए 1936 में इन्होंने किया था और 1949 में जो है ये मर गए। लगभग 13 साल बाद जो है इनका जो है वो देहांत हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सहजानंद सरस्वती ने अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था, और इस संगठन की मूलभूत मांग की थी कि भूमि, जलवायु और ऊर्जा संपत्ति के सभी स्रोतों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साराबंदी आंदोलन जो है 1928 जो है वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सारा भाई से आप याद रखिए कि सारा भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखिए साराबंदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, साराबंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1928 में कोई कर नहीं, इसे हम साराबंदी आंदोलन कहते हैं, ये चलाया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है वो किसने किया था? आपसे 67वीं यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बारदोली सत्याग्रह की बात करें या आपका साराबंदी आंदोलन की बात करें तो ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इसीलिए जो हमारा ये विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है फिर से। तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो ये हमारा 1921 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है इसमें वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है वो मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर काश्तकार जो है वो अधिकतर जो बटाईदार मुसलमान थे और क्षेत्र अधिकतर जमींदार जो है हिंदू थे। तो ये धार्मिक थोड़ा वो इसने धार्मिक दंगों का रूप ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए
एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास की रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता के बारे में कहा गया है वह कौन है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको जब क्लास शुरू हुई थी बताया था कि जो बाबा रामचंद्र थे वो फिजी में क्या थे, वो गिरमिटिया मजदूर का काम कर चुके थे। तो इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है वो बाबा रामचंद्र के लिए कही गई थी। तो हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सो देखो 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन जो है वो बाबा रामचंद्र के संबंध में है या संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे और अनेक जो है वो किसान आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा जो अगला सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। जो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? ठीक है, तो देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग नहीं लिया था और दांडी मार्च में भी नहीं लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी नहीं लिया था। इसीलिए जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी जो है, इनमें से किसी के साथ नहीं, ये सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इन्हें क्या हुआ था कि अस्थायी रूप से जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो है वो इनको राजेंद्र प्रसाद जी को जो है परमानेंट अध्यक्ष जो है वो संविधान सभा का चुन लिया गया था। कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको बताना है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो हमारा सन 1920 है, अगर मैं डेट के हिसाब से बताऊँ आपको तो 31 अक्टूबर 1920 को जो है वो बम्बई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे लाला लाजपत राय बनाए गए थे। और अगर महासचिव की बात करी जाए तो दीवान चमन लाल को जो है इसका महासचिव बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा या मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो, NM जोशी और जोसेफ बैटिस्टा तथा लाला लाजपत राय जो है इनके प्रयासों से जो है वो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आईटूक कहते हैं। ठीक है, आईटूक कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। महासचिव उतना नहीं पूछता लेकिन अध्यक्ष के बारे में पूछता है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष जो थे इसके पहले वो लाला लाजपत राय थे। डेट भी याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है वो किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आईटूक, जिसे हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा नाम बदल के आपसे पूछा जाएगा। और ये देखिए 17वीं बीपीएससी 2024 में भी ताज़ा कोई पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो ऐसे जो सवाल है वो आपके बीपीएससी TRE 4 के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि 1920 में जो है 31 अक्टूबर 1920 को जो है बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी आईटूक की, और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए फिर से आपसे वही सवाल है, ये कब पूछा गया था? तो 1997-98 में पूछा गया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जो थे ये अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल जो थे ये इसके पहले महासचिव थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब ये देखिए आपका 2 बार पूछा गया है। पहले तो 42वीं बीपीएससी में पूछा गया और उसके बाद 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए निश्चित ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है कि आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारा अगला सवाल है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन जो है वो इसका क्रांतिकारी चरण जो है वो कब माना जाता है, या इसका क्रांतिकारी समय जो था वो कब से कब तक था? तो देखिए स्थापना जो है इनकी जो है वो 1918-20 से होना शुरू हो गई थी। आईटूक थे, इनटूक थे और कई भी जो संगठन थे इनकी होने शुरू हो गई थी। तो इस हिसाब से जो है वो हमारा जो 1926 से 39 तक का काल है इसको हम क्या मानेंगे?
क्रांतिकारी चरण मानेंगे। किसका? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है, आयोग ने भी यही माना है। 1926 से लेकर 39 तक का जो समयकाल था वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए क्रांतिकारी चरण था। अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो था वो वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान क्या है, एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस भी कहते हैं, इनका जो है सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, मतलब कि इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना जो है 1925 में हुई थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस बोलते हैं, उसकी स्थापना भी 1925 में हुई थी। ठीक है, ये जो हमारा सवाल है 59वीं बीपीएससी, 56वीं बीपीएससी में प्री 2015 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है स्थापना है वो 1925 में हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हुई थी वो नागपुर में हुई थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो हमारे एम एन राय थे, और ये गए थे कहाँ पे? तो रूस में जो क्रांतिकारी नेता थे लेनिन, उनसे मिलने भी गए थे, और वहाँ पे यात्रा भी करने गए थे, और वहीं पे जाके इन्होंने क्या किया था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ये सदस्य बने थे। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है, एम एन राय, जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन ने की थी। अब देखिए लेनिन कौन थे? तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। ठीक है, जिसे अब रूसी पार्टी भी कहते हैं। इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले भी रखा गया था। क्रांति के दौरान कई बार जो है इसका नामकरण हुआ है, अलग अलग नाम बदले गए हैं। तो ये क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन, और इन्हीं के द्वारा जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। अब इसके अलावा देखिए एम एन रॉय जो है वो लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे, इसीलिए ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि रोलेट एक्ट जो है वो भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो 1919 है उसमें जो रोलेट एक्ट आया था, तो इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। आप देखिए रोलेट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसपे क्या है कि अगर अंग्रेज़ों को किसी के ऊपर शक हो जाता था कि अगर उनके विरुद्ध कोई साजिश या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या करते थे, उनको सीधा सीधा जो है उनको जेल में डालने का अधिकार था। ना कोई सुनवाई और ना कहीं कोई सिफारिश चलती थी, ना इसमें बेल होती थी, और ना कोई, मतलब एक प्रकार से पूरा जो है मानवाधिकार को ख़त्म कर रहा था, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो भी क्या है, ख़त्म कर रहा था। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा था, क्योंकि इसमें क्या है, किसी को भी उठा के जेल में जब तक अंग्रेज चाहे तब तक रख सकते थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, देखिए भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना निर्माण करना था। इनके सुझावों पर मार्च 1919 में, याद रखिएगा, अभी तो 1919 पूछा है, और मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करके पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा मार्च 1919 में पारित विधेयक जो है रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। और रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी। तो इसी बात पर जो है वो बहुत बवाल हुआ था, और इसीलिए क्या कहा था, इसे क्या कहा गया? तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है। अब देखिए रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका जो लक्ष्य था वो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। क्योंकि आप किसी को भी पकड़ के जेल में जब तक चाहें तब तक बंद कर सकते हैं, ना वो किसी के जज के पास जा सकता है, ना किसी वकील के पास जा सकता है। तो ऐसा कुछ कानून था रोलेट एक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो देखिए मार्च 1919 में जो है, मैंने आप सभी को बताया कि ये जो है मार्च 1919 में आया था। केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, और इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना था? अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। आप सभी जानते हैं 1914 से 1918 तक। और रोलेट एक्ट हमारा कब आया था? तो 1919 में आया था। ठीक है।
तो इसमें जो हमारा रोलेट एक्ट आया था, इसी को क्या था कि भारत में जो असहमति थी और जो लोग नागरिक स्वतंत्रता के लिए, मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए जो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, उनके खिलाफ ये कानून लाया गया था। तो इसीलिए जो हमारा रोलेट एक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है 2024 में। तो आपसे क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछ सकता है, पर क्वेश्चन जो है वो इसी से मिलते जुलते बनेंगे। तो अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और इसके अलावा जो है वो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें भी पढ़िए। ठीक है, देखिए मार्च 1919 में, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था, और इसके बीज जो है वो 1915 में ही बोए गए थे। कब बोए गए थे? तो 1915 में। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमारा जो सी विकल्प है रोलेट एक्ट वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा जा रहा है सवाल, क्या कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। अब देखिए रोलेट एक्ट आया था और इसके विरोध में जो है वो लोग जो है वो आंदोलन अपना कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, मतलब शांति से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसे हम क्या कहते हैं? तो रोलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह कहते हैं, और इसी के दौरान जो है वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को जनसभा में जो है शांतिपूर्ण जनसभा थी, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस जो है नरसंहार करवाया, मतलब एक मैदान था उसका गेट बंद करके वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। देखिए आपका अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अब देखिए अपनी जन्म तिथि भूल जाइएगा, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी भारतीयों को ये पता होना चाहिए। जो जो हमारा 13 अप्रैल 1919 था, 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था। अब ये जो सवाल है आपका आपसे 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया सवाल है, और रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्या है कि हमेशा सवाल बनते रहते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। अब जमा क्यों हुए थे मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको जो है वो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ था बंदी बना लिया था। तो उसी के विरोध में जो है ये लोग जलियांवाला बाग में बैठ के जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण। ठीक है, और उसी दौरान क्या हुआ था कि जनरल डायर ने जो है वो सबको घेर के चारों तरफ से गोलियां चलवा दी थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये प्रदर्शन हो रहा था। अब ये जो हमारा सवाल है वो हमारे 48वें से लेकर 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखिए रोलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश जो है वो बढ़ गया। आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, और इस गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया, और इसी बाग में जो है वो 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा करते टाइम जो है वो जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा के हजारों लोगों की हत्या करवा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत से भारतीयों की जान चली गई थी, उसके विरोध में क्या है कि इन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग भीड़ में, आपसे एक प्रकार से लैंग्वेज बदल के पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग भीड़ का दमन हुआ था आपसे पूछ रहा है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दमन का मतलब क्या हुआ था, जब गोली चली थी सबको मार दिया गया था तो दमन ही हो गया था। तो ये जो डेट है वो 13 अप्रैल 1919 की है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान है वहाँ पर जो है जनरल डायर ने जो है वो गोलियाँ चलवाई थी। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है, ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1993 और 46वीं बीपीएससी 2003 में पूछा गया सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मैंने आप सभी को बताया और बार बार बता रहा हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है उन्हें भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा मिले। हमारा अगला जो सवाल है कि वर्ष 1919 में जो है भारतीय इतिहास से संबंधित, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 में जो है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी देखिए, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जब बदली थी तो वो दिल्ली दरबार 1911 लगा था, तब बदली गई थी और उसी में जो है वो बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था। तो 1919 जो है वो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। कब? 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और खिलाफत आंदोलन भी जो है ये हमारा लगभग 1919 से 20 की बात है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, हमारा देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था। तो आप सभी को पता होगा कि जो सरदार उधम सिंह थे, इन्होंने जो है वो लंदन में जाके माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। अब देखिए, गोलियां तो जनरल डायर ने चलवाई थी, लेकिन माइकल ओडायर जो था उसके आदेश पे चलवाई थी। तो इसीलिए जो है उधम सिंह ने जो है वो कब मारा? 13 मार्च 1940 में। अब आप एक बात सोचिए कि जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को जो है वो हमारा क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और उस समय से लेके 13 अप्रैल 1919 से और 1940 तक का समय लगभग कितना हो गया? 21 साल का समय जो है वो उधम सिंह ने केवल प्लानिंग में और बड़े होकर प्लानिंग में गुजार दिया कि माइकल ओडायर को मारना कैसे है। और आखिर में इतने वीर और बहादुर थे कि उन्होंने जाके लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ये डेडिकेशन दिखाता है कि उन्होंने बदला लेने के लिए किस प्रकार अपने आप को तैयार किया, शांत रहे, जब मौका मिला तब उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये बदला था एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, बिहार पीसीएस प्री में 2016 में पूछा गया सवाल है आपका, तो बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा एक बार। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन में क्या दे देगा कि जनरल डायर दे देगा और माइकल और डायर दोनों दे देगा ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा कि लंदन में 1940 में उधम सिंह ने किसकी हत्या करी थी गोली मारकर। तो आप क्या है उसमें जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो सभी को क्या होता है दिमाग में जनरल डायर ही आता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि माइकल और डायर जो है, माइकल और डायर की हत्या की थी उन्होंने, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, मार्च 1940 में पंजाब में क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने के लिए जो है वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस और डायर की जो है वो हत्या लंदन में की थी। ठीक है, ये क्या थे? पंजाब के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, और जो जनरल डायर था वो एक सेना का अधिकारी था। ठीक है, इसके लिए जो है उनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो है जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था। अब देखिए, यहाँ पे जनरल डायर तो कह रहा है, लेकिन आप लोग क्या करिए कि उसको माइकल और डायर ही समझिए। तो सरदार उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या की थी, कहाँ पे? तो लंदन में की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बिहार पीसीएस 2016 में आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन यही है जो पहले भी पूछा गया था। कहाँ पे? उसके बाद देखिए 2018 में पूछा गया, सीडीपीओ प्री 2018 में। तो ऐसा नहीं है, सवाल यहीं से रिपीट होंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपसे पूछा जाएगा। अब फिर से आपसे पूछ रहा है कि लंदन में जो है 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर की हत्या किसने की थी गोली मार के। तो सरदार उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या की थी, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो खिलाफत आंदोलन से है।
आपसे पूछ रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ऐसा गांधी जी ने किया था। इनका मानना था कि खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम चला रहे थे, और इसी में क्या है कि दोनों खिलाफत आंदोलन के द्वारा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ के एक बड़ा आंदोलन किया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इन्होंने एक अवसर के रूप में उसे देखा था और इन्होंने ही ऐसा कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है महात्मा गांधी वो सही हो जाएगा। देखिए 23-24-1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है वो अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है वो गांधी जी बनाए गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, गांधी जी बनाए गए थे। और दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को जो है वो अधिक बढ़ावा मिला और अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा। किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है और आगे 100 वर्षों में यह अवसर जो है वो प्राप्त नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1920 में जो है खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कहाँ पे हुआ था। तो ये हमारा इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। तो इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो गांधी जी 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। ठीक है, किसने दी? तो गांधी जी ने दी। और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। देखिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन इन्होंने क्यों किया था आपको बताना है। तो मैंने आप सभी को जो खिलाफत आंदोलन था इससे जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें आपको बताया कि गांधी जी जो है इस मौके को जो है वो स्वर्णिम अवसर के रूप में देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आगे 100 सालों तक भी जो है वो हिंदू और मुस्लिम को एक करके जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो आंदोलन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है हमारा बी विकल्प जो है कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग जो है वो प्राप्त करना चाहते थे। ये चीज़ें सही है और इसीलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सवाल है वो 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक जो है वो लगातार पूछा गया है। देखिए अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के खिलाफ जो है वो खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मित्र राष्ट्र जो है इनकी विजय हो गई थी, उसके बाद क्या है कि अंग्रेज़ों ने जो है तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। ठीक है, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य भी कहते थे। उसके बाद उसमें कई सारे देश बना दिए गए थे और वहाँ पे जो है वो खलीफा का पद भी एक प्रकार से थोड़ी समय के लिए रद्द कर दिया गया था। तो उसी के विरोध में जो है वो भारत में जो है वो खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, और उसमें जो है वो गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया था और वो यही देखते थे कि इसमें जो है ये बहुत ही अच्छा अवसर है हिंदू मुसलमान को एक करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो बड़ा आंदोलन करने का। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कहाँ से थी। तो वो खिलाफत आंदोलन की थी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था उससे। ठीक है, अगर देखिए 1 नंबर का सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह हमारा कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए केरल के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे तो मनमाना लगान वसूलते थे। खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता रहा। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन में काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में जो है वो समा गए थे। ठीक है, देखिए हम अगले वीडियो में जो है वो असहयोग आंदोलन से जितने भी हमारे सवाल बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, आपको कमेंट में ये इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब आपको देना है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, तो इस सब प्रश्न का जो जवाब है, सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसा नहीं है कि जब आप जवाब मत दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो चीज़ें आपको याद होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए लगातार जो है वो हमारे चैनल की कम्युनिटी में जो है वो रोज़ लगातार NCERT और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पोल के माध्यम से हम पोस्ट करते रहते हैं। और आप लोग सभी जवाब देते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते। तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। जो सही जवाब रहता है उसको ज़रूर लिखा करिए। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं।
तो आज के सेशन में केवल इतना ही। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।